सत्यप्रकाश रात को सोने से डर रहा था। अकेले होने के कारण उसने अपने पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उसकी पत्नी एक हफ्ते के लिए बाहर गई थी। सत्यप्रकाश ने अपने कानों में रुई डाली और अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया, क्योंकि जरा सी आहट से भी वह कांप जाता था। घबराते हुए सोचने लगा कि वही आवाज़ आज भी उसे न डराए। रूस और यूक्रेन युद्ध की खबरों से पूरी दुनिया में भय और आतंक छाया है। कई भारतीय छात्र और नागरिक उस युद्ध के हमलों में मारे गए और कई आज भी यूक्रेन के खेर्सन शहर में फंसे हुए हैं। भारत से कुछ न्यूज़ रिपोर्टर और जर्नलिस्ट के ग्रुप यूक्रेन के खेर्सन शहर में पहुंचे। वहां के भारतीय लोगों की दुर्दशा और हमलों में घायल लोगों की न्यूज़ कवरेज बनाने एक न्यूज़ रिपोर्टर ललित उन इलाकों पर पहुंचा जहां भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी और जो मदद न मिलने पर फंसे रहे। घटनास्थलों में चारों तरफ दर्दनाक नज़ारा था। धुआं, आग का झुलसना और मृत लाशों का ढेर पड़ा होना। कभी वहां एम्बुलेंस आती तो कभी पुलिस। खेर्सन शहर के हर इलाकों में एक छोटे से हेल्प और मेडिकल सेंटर्स खुलवाए गए। हमलों से पीड़ित लोगों को खाना और दवा भी दिए जाते। ललित उन दर्दनाक घटनाओं का आंखों देखा हाल अपने कैमरे में रिकॉर्ड करवा रहा था। भारत वापस आकर ललित न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में अपने कैमरामैन के साथ एडिटिंग करने बैठा। एडिटिंग के दौरान ललित ने उस वीडियो को ज़्यादा कवर किया जिसमें 5 भारतीय छात्रों के शव थे। ललित को अपने न्यूज़ चैनल की टीआरपी बढ़ानी थी। जब यह न्यूज़ टीवी पर ऑन एयर हुई तो न्यूज़ कवरेज के बीच में ही एक वीडियो बार-बार प्ले हो रहा था। ललित ने अपने कैमरामैन से पूछा, यह लड़का तो वही है जिन 5 लाशों वाली फुटेज हमने ऑन एयर की है। इसका ऐसा वीडियो तो हमारे किसी भी लिंक या रिकॉर्ड्स में नहीं मिला। हमने सब छान मारा था। ललित ने न्यूज़ चैनल के हेड से बात की और तब उसे पता चला कि विकास का वीडियो डिलीट कर दिया गया था। दूतावास के अधिकारी सत्यप्रकाश ने न्यूज़ चैनल वालों को विकास के वीडियो पर असमर्थता दिखाई। ललित ने न्यूज़ चैनल के हेड से कहा, सर आपने यह कैसे होने दिया? हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने उन 5 छात्रों को कोई मदद नहीं मिली और उनका ही फुटेज हमने ऑन एयर कर दिया। अगर उनकी जगह आपके या मेरे घर वाले होते तो भी क्या आप यह होने देते? कहीं इसकी आप लोगों को कोई भारी कीमत न चुकानी पड़े। धमकाते हुए न्यूज़ चैनल के हेड शुक्ला सर ने जवाब दिया, तुम मुझे मत सिखाओ वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। विकास के वीडियो को भूल जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। ललित हारकर चुप हो जाता है और अपने काम पर लग जाता है। एक दिन दूतावास के अधिकारी सत्यप्रकाश का शुक्ला को फ़ोन आया जिसमें सत्यप्रकाश कह रहा था, जब मैंने तुमसे विकास का वीडियो डिलीट करने को कहा तो यह ऑन एयर कैसे हुआ? अपने कर्मचारियों पर तुम्हारा कोई दबाव नहीं है क्या? शुक्ला घबराते हुए बोला, सॉरी सर, अब से मैं ध्यान रखूंगा। यह कह के सत्यप्रकाश फ़ोन रख देता है और अपने ऑफिस के कर्मचारियों से बात करता है। उस लड़के विकास के वीडियो ने तो हमारी बदनामी कर दी। सुबह से कई फ़ोन, लेटर्स और ईमेल्स हमें कोस रहे हैं। अब तो सरकारी शिकायतें भी आने लगी हैं। हमें कुछ भी करके इस मामले को ठंडा करना होगा। उसी रात सत्यप्रकाश अपने काम से लौटकर घर में आराम कर रहा था। वो अपने कमरे में अकेले बैठा शराब पी रहा था। अचानक उसका फ़ोन बजा और सामने एक लड़का रोता हुआ आवाज़ में बोला, हमारी मदद करो, हम 15 दिनों से इस कमरे में कैद हैं। सुनकर सत्यप्रकाश नशे में बोला, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? यह कोई रेस्क्यू टीम सेंटर नहीं है, समझे? यह कहकर सत्यप्रकाश ने फ़ोन रख दिया और सोने चला गया। अचानक रात के 3 बजे उसका फ़ोन फिर बजा और वही आवाज़, हमारी मदद करो, हम 15 दिनों से इस कमरे में कैद हैं। इस बार वो थोड़ा डर गया और बोला, कौन है फ़ोन पर? कौन बोल रहा है? सामने से डरावनी आवाज़ में जवाब आया, विकास। यह सुनते ही सत्यप्रकाश के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। फिर टेलीफोन बजा। सत्यप्रकाश ने टेलीफोन उठाया
तो फिर वही डरावनी आवाज़। उसने टेलीफोन भी ज़मीन पर जोर से पटक दिया और इसे अपना भ्रम समझा, क्योंकि सोने से पहले उसने बहुत शराब पी थी। अगली रात सत्यप्रकाश काम से बहुत थक गया था और थकान से उसकी आँख लग गई। रात के 1 बजे उसका फ़ोन बजा। सत्यप्रकाश ने फ़ोन उठाया तो फिर से वही डरावनी आवाज़, और इस बार तो वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि कमरे में हवाएं तेज चलने लगी और खिड़की दरवाजे भी ज़ोर से बजने लगे। टेलीफोन भी जो पिछली रात उसने पटका था वो भी बिल्कुल सही हालत में था। यह मंजर देख अब सत्यप्रकाश को डर लगने लगा था। वो अगले दिन अपने ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगा पाया। उसने घर लौटने से पहले अपना फ़ोन और सिम कार्ड नया लिया और सुकून से घर पहुंचकर सो गया। मगर इस बार सत्यप्रकाश का डर यकीन में बदल गया, क्योंकि रात को 1 बजे उसके नए फ़ोन पर फिर से वही डरावनी आवाज़ का कॉल आया और आवाज़ विकास की ही थी। वो परेशान हो गया और बोला, यह फ़ोन और सिम कार्ड मैंने थोड़ी देर पहले ही खरीदा, फिर आज भी वही कॉल कैसे आया? यह मेरे साथ क्या हो रहा है? सत्यप्रकाश ने अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया और सो गया। अचानक रात के 3 बजे फिर से उसका फ़ोन बजा। सत्यप्रकाश इस बार बहुत डर गया था कि फ़ोन साइलेंट होने पर भी कैसे बज रहा था। फ़ोन उठाने पर वापस वही विकास की आवाज़ आ रही थी। इस बार वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि सत्यप्रकाश के कानों से खून निकलने लगा और जो रुई उसने कानों में ठूस रखी थी वो भी बाहर निकल गई। कमरे के दरवाजे जोर-जोर से बजने लगे और खिड़की का कांच भी टूट गया। सत्यप्रकाश डर से कांपने लगा और देखते ही देखते विकास का वीडियो उसके फ़ोन पर प्ले होने लगा। और इतना ही नहीं, वो वीडियो कमरे में रखे हुए टीवी स्क्रीन पर भी अपने आप ही चलने लगा। टीवी पर इस बार सत्यप्रकाश ने विकास का वीडियो देखा, जिसमें विकास गुहार लगा रहा था कि हम यूक्रेन के खेरसॉन शहर में 5 भारतीय मेडिकल छात्र फंसे हैं। हम पिछले 15 दिनों से भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही। भारतीय दूतावास के कर्मचारी फ़ोन पर ही उन्हें बॉर्डर तक आने को कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि वो लोग बॉर्डर तक कैसे आए इसके लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन से हजारों भारतीयों के वापस लौटने के बाद भी हम 5 छात्र यूक्रेन में ही फंसे हैं और अब रूस के अधीन हैं। हमारे घरवालों तक भी यह संदेश इस वीडियो के द्वारा पहुंचा दो। वीडियो में विकास के साथ बाकी के 4 छात्र भी दिखे। वीडियो के दौरान अचानक टीवी स्क्रीन ब्लैक आउट हो गया और फिर सिर्फ विकास ही वीडियो में था। विकास ने भयानक आवाज़ में कहा, हेलो सर, कैसे हो? हमारी मदद नहीं करोगे? और देखते ही देखते विकास का चेहरा डरावना हो गया। पूरा चेहरा जला हुआ और आंखें बड़ी और लाल। विकास जोर-जोर से लगातार भयानक आवाज़ों में चीखने लगा, आओ सर, मदद करो। उसके साथ के बाकी के 4 छात्र भी उसी भयानक रूप में एक-एक करके विकास के साथ जुड़ते गए और चिल्लाते रहे। कमरे के चारों तरफ खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी। सत्यप्रकाश डर कर चिल्लाने लगा, बचाओ। विकास अपने भयंकर स्वर में बोला, अब तुम चिल्लाओ, मदद की गुहार लगाओ, कोई नहीं आएगा। जैसे तुमने मदद नहीं की थी, अब तुम्हें पता चलेगा और दुनिया भी जागरूक होगी। और अचानक टीवी स्क्रीन का कांच टूटकर सत्यप्रकाश को लग के सीधा उसके शरीर के आर पार हो गए। उसका फ़ोन जो हाथ में पकड़ा हुआ था वो भी अचानक ब्लास्ट हो गया। सत्यप्रकाश ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अगली सुबह वही न्यूज़ रिपोर्टर ललित उसकी मौत की न्यूज़ कवरेज कर रहा था। सत्यप्रकाश की मौत की वजह फ़ोन ब्लास्ट होना बताया गया, क्योंकि कमरे में बाकी सारा सामान, खिड़की और दरवाजे सब व्यवस्थित दिख रहे थे और पिछली रात की असल भूतिया दुर्घटना का किसी को भी पता नहीं चला। न्यूज़ रिपोर्टर ललित और न्यूज़ चैनल के हेड शुक्ला सर सत्यप्रकाश की मौत के फुटेज की एडिटिंग कर रहे थे। ललित ने शुक्ला सर को कहा, देखा सर,
सत्यप्रकाश जी को सच्चाई छुपाने और अपनी गैर जिम्मेदारी की कीमत चुकानी पड़ी। इन सब में आपने भी तो एक अहम किरदार निभाया है, तो देखिए कहीं अगला नंबर आपका ना हो। शुक्ला सर थोड़े से हैरान हुए और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया? इस पर ललित ने कहा, कुछ नहीं सर, कई बार हम कुछ काम नहीं करके भी एक बहुत बड़ी अनहोनी को दावत देते हैं। शुक्ला सर ने फिर से चिढ़कर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? ललित ने हल्की सी मुस्कान से कहा, मेरी उस दिन की चेतावनी को याद रखे और अपना ख्याल रखे। शुक्ला सर का इस बात पर कोई जवाब नहीं था और वो सोच में पड़ गए।